हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। और अगर हम किसी भी नंबर को के प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन है तो उसको हम ऐसा मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि उस वैल्यू के नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन हो और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो। मतलब ऐसी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू होगी और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास गिवन होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी अगर कोई नंबर गिवन है और उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करें और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए देखें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर्स जो है इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। जो नंबर गिवन होगा उसकी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो नंबर गिवन होगा हम उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर। नंबर रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या होती है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। और अगर अब आप इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता है जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2 यानी 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में तो जो प्रोडक्ट होगा इन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 24 रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 अपॉन 2 यानी 24 रेज टू द पावर 4। यानी जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 24 रेज टू द पावर 4। चेक करना चाहें तो आप देखें 24 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये हमारे 24 के फैक्टर्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है इन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप देखें अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 इंटू 4 क्या होगा 24, 3 इंटू 8 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 12 24, 1 इंटू 24 24। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 मतलब 24 रेज टू द पावर 4। और डायरेक्ट हम एज ए फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा इवन नंबर होल रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आप देखें अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस है हमारे पास, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस केस में अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे पास। तो उस केस में हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता है, पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे क्या होगा 36 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला वो क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं 36 रेज टू द पावर 9 बाई 2। 36 रेज टू द पावर 9 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 रेज टू द पावर 4 एंड हाफ। 4 एंड हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 36 रेज टू द पावर 4 इंटू 36 रेज टू द पावर 1 बाई 2। और 36 रेज टू द पावर 1 बाई 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 वो 6 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 36 रेज टू द पावर 4। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी
और अगर एज ए फॉर्मूला हम ध्यान करना चाहें तो हमारे लिए बस ये फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमारे पास n अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n रेज टू द पावर p माइनस 1/2। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n रेज टू द पावर p माइनस 1/2, या सॉल्व करके भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 होल क्यूब। 24 क्यूब की वैल्यू है, इसकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इस 24 रेज टू द पावर p जो है हम पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाए। तो 24 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 होल क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 क्यूब। और यहाँ से अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 होल क्यूब। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको पता है पावर 9 है तो 9 + 1 10, पावर 3 है तो 3 + 1 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 40। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 होल क्यूब। इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 24 होल क्यूब होल रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स 40 हैं, 40 डिवाइडेड बाई 2, और 24 होल क्यूब हमें पता है क्या है 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 क्यूब, होल रेज टू द पावर क्या आ जाएगी 40/2 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 180 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 20 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 होल क्यूब के जो फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 होल क्यूब। नेक्स्ट डेफिनेशन बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। यानी अगर हमारे पास नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, उसके कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो इसके लिए बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, जो नंबर ऑफ वेज होंगे डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। लेकिन कब आएगा, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो उस n को 2 से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। लेकिन अगर किसी केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड आ जाते हैं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। लेकिन अगर मान लो किसी केस में हमें ये कह देता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो उस केस में क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो हमारा आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड है तो उसमें हमें कहा जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम एग्जांपल से देखेंगे, देखें 36 है, 36 को के लिए हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाहेंगे कि इसको हम क्या एक्सप्रेस कर पाए 36 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। तो उसमें आप पहले 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, या क्या कह सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो क्या होंगे 3 इंटू 3 यानी 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे। अब 9 है तो अगर हम इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स
यानी वो वेज फाइंड आउट करना चाहेंगे इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखें। तो इसके लिए देखें फॉर्मूले से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, ओड के केस में 1 ऐड कर देते हैं, 9 + 1/2 यानी 5 ये हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट कहा जाता तो उसमें हम क्या कहते थे, 9 - 1 यानी 8/2 यानी 4। अगर हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 4 हो जाता। कैसे है वो भी आप एक बार देख लें, एज ए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 36 है तो पहले 36 के फैक्टर्स देखें। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12 18 एंड 36 ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 36। और फैक्टर्स ऑफ 36 हैं तो इसमें से आप देख रहे हैं, देखें इस 6 को आप रहने दें, 4 × 9 4 × 9 36, 3 × 12 36, 2 × 18 36, 1 × 36 36 आ गया। अब ये जो 6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 6। तो नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 वेज होंगे कि जो नंबर है 36 इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पाऊँ। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो ये 6 और 6 सेम है। अगर डिस्टिंक्ट कहा जाता, अगर हमें ये कहा जाता कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लिखें तो उस केस में हम इसको नहीं लिखते और उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाता, 4 यानी 9 - 1/2। यानी ये ध्यान रखना है कि अगर हमें केवल ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स तो उसमें हम डायरेक्ट क्या कह देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1/2 इन केस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ओड। लेकिन अगर मान लो ये कहा जाता है कि डिस्टिंक्ट फाइंड आउट करो, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की फॉर्म में अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर डिस्टिंक्ट कहा जाता है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। ये जो भी हमने डिस्कस किया उसी को हम लिख रहे हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 36 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अगर केवल हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 36 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कितने वेज होंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 थे, 9 + 1/2 यानी 5 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करें राइटिंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो उस केस में क्या आ जाएगा, 9 - 1/2 यानी 4 वेज। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है हमारे पास, अगर किसी क्वेश्चन में इस वे में मेंशन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, पहले केवल प्रोडक्ट की बात हो रही थी हमारे, लेकिन यहाँ कह दिया A * B = 36, तो बताएं कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो ये जो पार्ट है अगर इस वे में लैंग्वेज लिखी आती है हमारे पास तो ये पार्ट क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन की फॉर्म। यानी जैसे हम 3 × 12 कह रहे हैं = 36, लेकिन हम 12 × 3 भी कह सकते हैं 36। लेकिन अगर ये वर्डिंग नहीं लिखते तो हम क्या कहते हैं कि 3 × 12 कहें या 12 × 3 कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का केस है तो उस केस में 3 × 12 और 12 × 3 का मीनिंग अलग माना जाएगा कि पहले हम 3 को लिख रहे हैं या पहले हम 12 को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए। पहले क्या कर रहे थे, अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस के केस में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड कर रहे थे या नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल आ जाएगा। हम इसमें क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। वही पहले तो हम फैक्टर्स ऑफ 20 फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 के लिए 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन
4 इंटू 5, और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो क्या होंगे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, यानी 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, 6/2, 3 आंसर आ जाएगा, 3 वेज, तो क्या आ जाएगा, 3 वेज। 3 वेज में हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वे में नेक्स्ट है हमारे पास 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होता है 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। या हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, पावर 3 है तो 3 + 1 4, पावर 2 है तो 2 + 1 3, पावर 1 है तो 1 + 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 2 24 होगा। और इस केस में नंबर ऑफ वेज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ वेज, तो वो क्या होंगे 24/2, 12 वेज, मतलब 12 ऐसे वेज होंगे कि हम 360 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 600 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू फैक्टर्स। 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 600 को 2 इंटू 3 इंटू 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। और अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 24। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना था, इन हाउ मेनी वेज कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 24/2, 12 वेज आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ A स्टार B इजिकल टू 600, यानी ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस सेकंड पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए ऑर्डर्ड सॉल्यूशन का केस होगा। ऑर्डर्ड सॉल्यूशन के केस में जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी 24 वेज, यानी आंसर क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं इसमें, ए सर्टेन नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इन 11 वेज, इन 11 वेज। अगर हम किसी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो 11 वेज में अगर लिख सकते हैं, तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी लिस्ट, वो क्या होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, हमारे पास हमें पता है कि अगर मान लो n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उस केस में जो नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज वो क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर मान लो मेरे पास n परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड होंगे, और साथ में ध्यान दें यहाँ वर्ड मेंशन है कि डिस्टिंक्ट हमने यूज करना है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 2। अगर डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन नहीं होता तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2 कहते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट नंबर्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इनके लिए हम n की वैल्यू
फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो पहले देखें, अगर मैं ये कह रहा हूँ नंबर ऑफ वेज 11 है, यहाँ से आप देख रहे हो तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने गिवन है हमारे पास, 11 वेज हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे 11 इंटू 2 यानी 22। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 22 है, तो नंबर क्या हो सकता है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स 22 हैं। तो नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वो आप देखें। 22 इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 1, या हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11। ये फैक्टर्स हैं, तो जो n नंबर होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन देते हैं p रेज टू द पावर 21। अगर एक नंबर है p रेज टू द पावर 21 और उसके मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने की बात करता हूं, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 21 प्लस 1 यानी 22। या मेरे पास यहां से आप देख रहे हो 2 इंटू 11 है, इस केस में मेरे पास नंबर क्या हो सकता है p इंटू क्यू रेज टू द पावर 10, क्योंकि इसके अगर p और q प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इनके अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूं तो पावर 1 इंटू 2 सॉरी पावर 1 प्लस 1 पावर 1 प्लस 1 नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहां से आप देख रहे हो मुझे इस क्वेश्चन में साथ में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, वो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से प्राइम डिफरेंट प्राइम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप देखोगे तो लिस्ट वैल्यू के लिए मैं यहाँ से p की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 रेज टू द पावर 21, यानी यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 रेज टू द पावर 21। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, लिस्ट चाहिए, p को 2 पुट कर सकता था, लेकिन वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 10, लेकिन हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको क्या लिखूंगा 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 3। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। इन केस में अगर हम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए 11 वेज आएंगे, लेकिन ये तो तब हुआ जब हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है। लेकिन अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहता हूं तो उस केस में देखें, यहां से आप नंबर ऑफ वेज की वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है 11, तो यहां से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 डिवाइड में है, 2 इंटू 11 22, 22 प्लस 1 23, यानी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे 23। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 23 है, तो 23 को तो आपको पता ही है कि केवल आप 23 इंटू 1 ही लिख सकते हैं अगर आप इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में करते हैं। तो इस केस में जो नंबर होगा वो क्या होगा मेरे पास p रेज टू द पावर 22। p रेज टू द पावर 22 जो नंबर होगा, अगर मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूं तो वो 23 फैक्टर्स होंगे मेरे पास, और इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 22। हमें फाइंड आउट करना है लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो मेरे पास जो n की पॉसिबिलिटीज हैं वो n की ये पॉसिबिलिटीज आ गई, और भी आ जाती 3 रेज टू द पावर 22, 5 रेज टू द पावर 22, यहाँ से हम 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 10, बस p और q की जो वैल्यूज है वो प्राइम नंबर हम पुट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, और पॉसिबिलिटीज भी होंगी, लेकिन हमें लिस्ट चाहिए था। तो लिस्ट में से आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 21 लार्ज वैल्यू आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर 22 लार्ज होगा, लेकिन ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 10 क्या होता है 1024 इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n ये एक नंबर है 3072। अगर इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लिखेंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो 11 आएंगे, यानी ये एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स लिखें तो नंबर ऑफ वेज अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो 11 वेज होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या कहा गया, इफ ए नंबर हैज 20 फैक्टर्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट नंबर। मतलब पहले वो सभी नंबर्स फाइंड आउट करें जिनके फैक्टर्स 20 हों, और फिर उनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला नंबर होगा या लिस्ट वैल्यू वाला जो नंबर होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा।
तो फैक्टर्स 20, फैक्टर 20 हैं, फैक्टर्स 20 हैं। तो 20 को अगर हम डिस्टिंक्ट वे में आप लिखें तो 20 की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? एक तो क्या होता है 20 × 1, या हम क्या कह सकते हैं 4 × 5, या हम क्या कह सकते हैं 2 × 10, या आप क्या कह सकते हो 2 × 2 × 5। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। यानी एक नंबर जिसके फैक्टर्स की पॉसिबिलिटीज ये हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि 20 को हम ब्रेक करें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की फॉर्म में। यहाँ से जो नंबर है अभी देखो 20 × 1 है, यहाँ से जो n की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 हो तो वो क्या बनता है मेरे पास p⁻19। यानी अगर मेरे पास कोई नंबर है p⁻19, तो p⁻19 के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा तो वो कितने होंगे 20 होंगे, और p प्राइम नंबर होगा यहाँ। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या आ सकती है 2⁻19, 3⁻19, 5⁻19। लेकिन हम लिस्ट की बात करना चाहते हैं तो ये 2⁻19 होगा, और वैसे भी देखने में लग रहा है 2⁻19 जो है ये वेरी लार्ज नंबर, मिनिमम की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये लार्ज नंबर आएगा हमारे पास। इसी वे में अगर मेरे पास 4 × 5 की फॉर्म में ब्रेक करना चाहूँ तो n के लिए मुझे जो वैल्यू नजर आती है वो क्या आएगी p⁻3 × Q⁴। अगर मैं n को p³ Q⁴ कहता हूँ तो इस नंबर के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या होगा 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी 4 × 5 20। मतलब इस टाइप का जो नंबर होगा, इस टाइप का जो नंबर होगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 20 होंगे, और साथ में p और q क्या होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स, p q क्या होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो इसके लिए जो n की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूँ तो मुझे n के लिए जो वैल्यू लग रही है, अगर p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 2³ × 3⁻4 हो जाएगा। या अगर आप देखना चाहें तो मैं ये भी कह सकता हूँ 2⁻4 × 3³ वो तो कैलकुलेट करके देख लेंगे कि किसकी वैल्यू मिनिमम आती है, और इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वे में अगर हम कहते हैं 2⁻10 सॉरी 2 × 10 के केस में जो n की पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास वो क्या होगी p⁻Q⁹9, p⁻Q⁹9 के अगर हम इस टाइप के नंबर के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा 2 × 10 यानी 20 फैक्टर्स होंगे। तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि n जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है p की वैल्यू 3 पुट कर दें इंटू 2⁻9, 2⁻9 को सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी वे में एक पॉसिबिलिटी और है 2 × 2 × 5। इस केस में जो n की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो सकती है p × Q × R⁴। नंबर इस टाइप का हो p × Q × R⁴, इसके अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 होंगे। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू देखते हैं क्या होगा, r की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ, r की वैल्यू 2 तो 2⁻4 इंटू p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 5। ध्यान रहे प्राइम पुट करना है और स्मॉलेस्ट पुट करने हैं। वैसे और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है p q r की हम डिस्टिंक्ट प्राइम्स और कोई प्राइम्स यूज कर दें 7, 11, 13, लेकिन हम चाहते हैं कि लिस्ट वैल्यू आए। तो यहाँ से आप देखते हो अगर इसको सॉल्व करते हो क्या होगा 2⁻4 में से एक 2 आप ले लें, 2 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ से 8 × 3 24, 24 × 10 यानी 240। यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आएगी 240। और इनमें अगर आप ये सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 240 मिलेगी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन 240 होगी। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू। यानी अगर मैं n की वैल्यू 240 लेता हूं तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास 20 फैक्टर्स होंगे।
और ये लिस्ट वैल्यू होगी जिस केस में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 आए। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ये है पॉसिबिलिटीज, ये है, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 होंगे, लेकिन मिनिमम नंबर क्या होगा, 240। तो ये तो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन एक और हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो रिजल्ट 100% करेक्ट नहीं है। क्या है, देखिए हमने क्या लिखा, 20 × 1, 4 × 5, 2 × 10, 2 × 2 × 5, यानी हमने यहाँ इसकी क्या की है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। मैक्सिमम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम स्प्लिटिंग गिव्स मिनिमम वैल्यू। नॉट नेसेसरी ऑलवेज। यानी अगर मैक्सिमम स्प्लिटिंग करते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं जिसमें मिनिमम जो स्प्लिटिंग होगी वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दे देता है, लेकिन ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो वो हमारा लक होगा कि अगर हम उस क्वेश्चन में ये सभी पॉसिबिलिटीज ना सॉल्व करके केवल हम मैक्सिमम स्प्लिटिंग की तरफ चले जाएं और उससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, और वो आंसर जो है मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो हम स्प्लिटिंग अगर मैक्सिमम कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर हैज 16 फैक्टर्स देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो 16 फैक्टर्स, 16 फैक्टर्स के केस में क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 × 16 और 2 × 8 और 2 × 4 और 2 × 2 × 2 × 2। ये पॉसिबिलिटीज होंगी। तो देखिए इन केस में n फाइंड आउट करें, लास्ट क्वेश्चन में कर लिया, यहाँ से हम डायरेक्ट इजी सॉल्व कर सकते हैं। 16 के केस में क्या हो जाएगा, p⁻15, p प्राइम नंबर है, p⁻15 कोई नंबर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 होंगे। यहाँ से अगर आप n की वैल्यू देखते हैं तो क्या होगा, p × Q⁻7, p एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 16 होंगे। यहाँ से n की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो p × Q × R⁻3 ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू देखते हो तो p × Q × R × S, p-Q-R-S क्या कह रहे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, p-Q-R-S डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो इस केस में देखें हम, ये तो लार्ज वैल्यूज हैं, यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2³ × 3 × 5, सॉल्व करेंगे 4 × 3 12, 12 × 10 120, यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 120। यहाँ से p-Q-R-S डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो उस केस में n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2 × 3 × 5 × 7, और 2 × 5 10 हो जाएगा, यानी 210। मैक्सिमम स्प्लिटिंग के केस में वैल्यू 210 है और यहाँ हमारे पास 120 है। तो ये नहीं कि भी मैक्सिमम स्प्लिटिंग थी तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, वो बाई चांस वाली बात है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग के केस में आंसर करेक्ट आ जाए। इसलिए अगर हम या तो सारी पॉसिबिलिटीज करके देखें, इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, 120। 210 भी ऑप्शंस में गिवन होगा, हो सकता है मैक्सिमम स्प्लिटिंग से हम कह दें कि 210, लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम जो स्प्लिटिंग है वो रिजल्ट मैक्सिमम टाइम्स देती है, 70% टाइम्स, 80% टाइम्स, एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन उससे पहले वाले भी 1-2 केस हमें सॉल्व करके देख लेने चाहिए ताकि हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए नंबर हैज 60 फैक्टर्स, 60 फैक्टर्स, उस केस में n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसके लिए देखें 60 फैक्टर्स हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 10, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5, और स्प्लिटिंग नहीं होगी, हम मैक्सिमम स्प्लिटिंग से ही चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम स्प्लिटिंग से आप चेक करें क्या होगा, ये मैक्सिमम स्प्लिटिंग है, इससे अगर मैं n कहना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू इंटू आर स्क्र इंटू एस रेज टू द पावर 4। ये इस टाइप का नंबर है, पी क्यू आर एस क्या है, प्राइम नंबर, और इसकी ये अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 60 फैक्टर्स। इस केस में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आएगी, देखें अगर मैं s की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो n जो है वो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू टी स्क्र इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ से आप देख रहे हो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 16 इंटू 5 80 इंटू 3 स्क्र 9, 9 इंटू 7 63, 0 8 जा 24, 8 6 जा 48, 48 एंड 2 5040, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड मैक्सिमम स्प्लिटिंग से सॉल्व किया। ये हमारा रिस्क है, ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन में n की जो वैल्यू है 5040, ये मिनिमम वैल्यू होगी जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 60 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if n is least positive odd integer, something odd integer mentioned, least positive odd integer which has same number of factors as 540, मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर्स कितने होंगे, जो 540 के फैक्टर होंगे। इसका मतलब हम पहले 540 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ n। स्मार्टनेस है, लास्ट वाले क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी, तो वैल्यूज गिवन है तो हम क्या कर सकते थे, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन थे 60 या 20, अगर वो उस नंबर के फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि वो जो नंबर होगा उसके सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 540 फाइंड आउट करेंगे। तो 540 को फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 6 इंटू 9, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्र इंटू 10 को 2 इंटू 5, यानी ये क्या हो जाएगा 2 स्क्र इंटू 3 क्यूब इंटू 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो वो क्या होंगे 3 इंटू 4 इंटू 2, यानी 12 इंटू 2 24। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो रिक्वायर्ड नंबर उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कितने होंगे 24। तो 24 का अभी यहाँ से हमें पता ही है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग से 3 इंटू 4 इंटू 2, और मैक्सिमम स्प्लिटिंग चाहिए, मैक्सिमम स्प्लिटिंग चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैक्सिमम स्प्लिटिंग गिव्स मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जो नंबर होगा वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस स्क्वायर। P क्यू आर एस ये क्या होंगे प्राइम नंबर, P क्यू आर एस प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की वैल्यू हम 2 3 5 7 11 पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर हमने यहाँ प्राइम की वैल्यू 2 पुट कर दी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ओड इंटीजर फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ प्राइम नंबर में p की वैल्यू 2 यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो n है वो क्या होगा, एस स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर पुट करेंगे आप, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें क्या होगा 5 इंटू 7 35, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मतलब 350 में से
35 माइनस कर देते हैं, 350 में से 35 माइनस करेंगे यानी 315 आ जाएगा, यानी 315 इंटू 11, 315 इंटू 11। 315 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, या तो 11 से मल्टीप्लाई करें, या आपको पता है शॉर्ट ट्रिक से 5 लिखें, फिर 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 3 4 एंड 3 एज इट इज, यानी 315 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3465, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3465, यानी कि मिनिमम वैल्यू जिसके मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 24 होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 यानी 10 प्लस 8 18। हाँ हमारे पास इनका आंसर क्या आ जाएगा 18। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।